हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का यूपी जूनियर सुपर टेट का साइंस का प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें हम इसकी कंप्लीट 50 क्वेश्चंस आज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स तक इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन 1, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? हम शक्ति को इंग्लिश में बोलेंगे पावर। अब पहले हमें देखना होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जो शक्ति मीन्स पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य या ऊर्जा कह सकते हैं अपॉन समय। तो मीन्स जो कार्य करने की दर होती है उसको क्या कहा जाता है? शक्ति। अब इसका अगर हम नॉर्मल देखें, इसकी यूनिट जो है वो क्या होगी? कार्य की होती है जूल। तो जूल बटे टाइम की हो जाएगी सेकंड, या तो जूल पर सेकंड होना चाहिए, पर वो तो हमें इसमें दी हुई नहीं है। और नॉर्मल जो यूनिट होती है इसकी पावर की वो भी क्या होती है? वॉट। तो वॉट भी होगी और जूल पर सेकंड भी होगी। वो हमें ऑप्शंस के थ्रू देखना होगा कि हमसे कौन सी पूछी गई है। तो ये जो एसआई यूनिट है ये कौन सी होगी? वॉट। और ये किस वैज्ञानिक के नाम पर रखी गई थी? वैज्ञानिक जेम्स वॉट के नाम पर ही इसको रखा गया था, और ये 1 जूल पर सेकंड के बराबर होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉट। और अब जो है जूल, ये किसकी होती है? कार्य या ऊर्जा की। न्यूटन किसकी होगी? ये तो हो गई डब्ल्यू कार्य या ऊर्जा की, न्यूटन हो गई फोर्स की, बल की। पास्कल किसकी होगी? दाब की, या प्रेशर कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है? जो न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड वाले लॉ को हम क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो ये हमें बताना है कि यह बल एक ही निकाय पर लागू होता है, तो ये भी गलत है। यह एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। विपरीत दिशा में तो होता है पर एक ही निकाय पर नहीं होता, तो सेकंड भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये ठीक है कि ये जो बल होगा वो अलग अलग वस्तुओं पर लगेगा और विपरीत दिशा में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से। नेक्स्ट है, बल दूरी पर निर्भर है। तो ये दूरी पर निर्भर नहीं करता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। नेक्स्ट है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना कर दें तो f जो है क्या हो जाएगा? तो पहले हमें ये फॉर्मूला देखना होगा कि होता क्या है। तो f का फॉर्मूला होता है G m1 m2, मीन्स दोनों का मास अपॉन r स्क्वायर। तो अब हमें किस किस में रिलेशन देखना है? f में और r में, क्योंकि हमसे f पूछा और दूरी सामान्य से 6 गुना कर दी गई है। अब जो f है और r है ये दोनों क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मीन्स f कम होगा तो एफ कम होगा तो आर ज़्यादा होगा, या आर ज़्यादा होगा तो एफ कम होगा, मीन्स दोनों अपोजिट होंगे। अब यहाँ पर आर को ज़्यादा कहा गया है तो एफ क्या होगा? हमारा कम। तो ये तो हमें पता ही चल गया कि अपॉन वाला ही आंसर हो सकता है। जब ये 6 गुना हुआ है तो मीन्स उसे 6 गुना से कम हो रहा है। अगर इसको सॉल्व भी ना करेंगे तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि अगर ये 6 गुना हुआ है तो ये 6 गुना भी नहीं हो सकता, 36 गुना भी नहीं हो सकता, 12 गुना भी नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा। और कम वाला ऑप्शन एक ही है, 1/36 गुना। या डायरेक्ट देखें तो ये देख सकते हैं कि जब इसका ये 6 गुना होगा तो 1/6r का स्क्वायर होगा, तो मीन्स 1/36, तो 1/36 गुना हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि अगर हम r को 6 गुना बढ़ा देंगे तो f जो है 1/36 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? सुचालक कौन से होंगे? जिनमें विद्युत आवेश जो है सरलता से फ्लो हो सकता है या प्रवाहित हो सकता है, उन्हें बोलेंगे चालक या सुचालक, या इंग्लिश में बोलेंगे कंडक्टर। अब हमें देखना है कि कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। तो कांच, कागज, तावा या पानी। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो होते हैं विद्युत आवेश के सुचालक। तो आंसर होगा इसमें सी, ना तो कांच होता है, ना कागज होता है, ना पानी, ये तीनों होते हैं इंसुलेटर मीन्स कुचालक। तो तावा जो है वो क्या होगा? सुचालक होगा, कंडक्टर। नेक्स्ट है, एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य मीन्स वेवलेंथ, जो हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसकी हमें गणना करनी है। आवर्ती फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है एफ 200 हर्ट्स, और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति v मतलब चाल या गति दी हुई है 400 मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर जो होती है या गति बराबर v इक्वल्स टू होता है हमारा फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, मीन्स फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालनी है? लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? v अपॉन एफ। तो v कितना है हमारा? 400 अपॉन 200, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो 2 मीटर हो जाएगी इसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। इस फॉर्मूले से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल्स टू होगा फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ।
नेक्स्ट है एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई। तो फोकल लंबाई कह लो या फोकस दूरी, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से। और त्रिज्या को किससे करते हैं, कैपिटल आर से। तो इनके बीच का जो संबंध है वो क्या होता है, तो ये क्या होता है कि आर इक्वल्स टू जो होती है वो 2f के इक्वल होती है। जो त्रिज्या होगी वो फोकस दूरी की हमेशा दुगनी होगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आर इक्वल्स टू 2f, या फिर बोल सकते हैं एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2। नेक्स्ट है एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई। तो एफ इसमें दिया हुआ है हमें 50 सेंटीमीटर। तो इसकी शक्ति मीन्स पावर की गणना करनी है। तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पी इक्वल्स टू, अगर हमें ये मीटर में दी होती है फोकस दूरी तो 1/d लगाते हैं। अब या सेंटीमीटर में दी होगी तो हम डायरेक्ट लगा लेते हैं, या तो इसको चेंज करो या 100/50 कर लो। तो कितना आ जाएगा, 2 डायोप्टर। इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ मीटर में होती तो 1/50 करते हैं, और सेंटीमीटर में है तो 100/50 करेंगे। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 ए की धारा ली जाती है। यहाँ ये एंगस्ट्रॉम नहीं है, ये ए है, एम्पियर धारा का मात्रक। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की हमें गणना करनी है। तो विद्युत आवेश मीन्स करंट, उसको हम किससे शो करते हैं, क्यू से। तो क्यू इक्वल्स टू होता है आई टी। आई होगी हमारी धारा, वो कितनी हो गई 0.75, और समय कितना होगा 9 मिनट है, उसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमें इन सब की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमारा ये क्या आएगा, तो हम ये देख लेते हैं पहले। एक पॉइंट से तो हमारा यहाँ पर खिसक जाएगा, 0 कट हो जाएगा। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 हो गया 54, 54 की फिर 75 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 405। तो ये जो कूल कितना हो जाएगा आवेश, 405 कूलम, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कि डैश की एसआई इकाई ओम है। हमें बताना ओम का कुछ से हम बनाते हैं साइन इस टाइप से। ओम जो है किसकी इकाई होती है, तो ओम किसकी इकाई होती है, प्रतिरोध की, मीन्स रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की इकाई क्या होगी, ओम। विद्युत धारा की इकाई क्या होगी, एम्पियर। विभवांतर की इकाई होगी वोल्ट, और विद्युत आवेश की इकाई होगी कूलाम। सबकी हमें जो यूनिट है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि यूनिट से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। डैश द्वारा एसी को डीसी मीन्स अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कौन बदलता है, कंडेंसर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर या फिर फिल्टर। तो जो एसी को डीसी में बदलता है वो कौन होता है, रेक्टिफायर। इससे एसी डीसी में बदल जाती है, और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, रेडियो में, टीवी में, माइक्रोवेव में, इन सब में। अब कंडेंसर, कंडेंसर का क्या होता है, जिससे हम वेपर या जो भाप होती है उसको किस में चेंज करते हैं, लिक्विड में, तो उसको बोलेंगे कंडेंसर। एम्पलीफायर क्या होगा, एक सिग्नल, मतलब सिग्नल की अगर हमें शक्ति बढ़ा देनी है कि किसी चीज़ की आवाज़ तेज़ कर देनी है तो उसको बोलेंगे एम्पलीफायर। और फिल्टर होगा किसी चीज़ को छानना या फिल्टर करने के लिए। नेक्स्ट है एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं कर सकता। तो जो चुंबक है वो किस चीज़ को आकर्षित नहीं कर सकता है। अब इसमें हमें देखना है कि लोहे को आकर्षित तो करता ही है, निकल को भी करता है, स्टील को भी करता है, लेकिन जो कांसा मीन जो ब्रॉन्ज होता है उसको जो चुंबक है वो आकर्षित नहीं करता। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो जो प्रत्यावर्ती धारा है मीन्स अल्टरनेट करंट, एसी का जो आविष्कार है वो किसने किया था। तो एसी का आविष्कार किसने किया था, निकोला टेस्ला ने। तो एसी का आविष्कार हो गया ऑप्शन सी, निकोला टेस्ला। अब नेक्स्ट है आइजैक न्यूटन। इन्होंने किसका किया था, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे, मीन्स ग्रेविटेशनल लॉ दिए थे। थॉमस एडिसन ने ग्रामोफोन का किया था आविष्कार, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इन्होंने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, या प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट है समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जाएं पाई जाती हैं। तो समुद्र में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है ये हमें देखना है। समुद्र है तो समुद्र तरंग ऊर्जा तो सब में होगा ही, तो ये तो हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन भूतापीय ऊर्जा ये होती है सन से निकलने वाली, ये नहीं होगी। और समुद्र तापीय भी होगी, तो ऑप्शन ए हमारा हो गया रॉन्ग, क्योंकि इसमें भूतापीय ऊर्जा दी हुई है। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा। तो समुद्र से नाभिकीय ऊर्जा नहीं निकलेगी, तो ऑप्शन बी भी हो जाएगा रॉन्ग। फिर सी में भी नाभिकीय ऊर्जा, ये भी हो जाएगा कट। होगा हमारा ऑप्शन डी, ज्वारीय, समुद्र तरंग और समुद्र तापीय ऊर्जा जो समुद्र में होती हैं। नेक्स्ट है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग हमेशा अपरिवर्तित रहता है। तो ये होता है, इधर तो रिएक्टेंट होते हैं और इधर प्रोडक्ट होते हैं, तो जितना रिएक्टेंट का द्रव्यमान होगा उतना ही हमेशा प्रोडक्ट का द्रव्यमान होता है। तो ये कौन सा लॉ होता है, निश्चित अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, या रासायनिक संयोजन का नियम,
ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, तो ये द्रव्यमान से रिलेटेड है, तो कौन सा हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। इसको बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग ये है कि द्रव्यमान का ना तो बनाया जा सकता ना उसका विनाश किया जा सकता, वो हमेशा बराबर ही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर का ही यूज़ होता है। अब हमें ये सबके ये पता होने चाहिए कि इनका सिंबल क्या होगा। तांबे का, कॉपर का होता है Cu, तो इसमें 2 हो गए, तो ये एक रॉन्ग हो जाएगा। कार्बन को हम केवल C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें पूछा है केवल एक अक्षर होता है, तो हमारा यही होगा कार्बन। क्लोरीन में हमारा Cl, तो 2 अक्षरों का यूज़ हुआ है। कैल्शियम में Ca, तो इसमें भी 2 अक्षर का यूज़ हुआ है, तो किस में केवल एक अक्षर का यूज़ हुआ है, कार्बन में। नेक्स्ट है, प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। ये तो हमें पता है कि प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है, पर वो होता कितना है, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही होगा, बस वो नेगेटिव होगा, और प्रोटॉन पर होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका हो जाएगा। और अगर हम प्रोटॉन का मास देखें, इसका द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसकी जो खोज है वो की थी गोल्डस्टीन ने, लेकिन प्रोटॉन जो नाम दिया था वो दिया था रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं। हाइड्रोजन के अब हमें देखने हैं कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है प्रोटियम 1H1, फिर दूसरा होता है ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। अब इसमें हमें देखना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे, तो इसमें एक प्रोटॉन होगा क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो हमें सब में लास्ट वाले में दिया हुआ है 2 प्रोटॉन, तो ये तो पहले ही कट हो गया। एक ही प्रोटॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब हमें देखना है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होगा, जो भी हमारा मास नंबर होता है उसमें से हम प्रोटॉन को माइनस कर देंगे या फिर एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो हमारे न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो इसमें एक ही प्रोटॉन होगा और एक ही न्यूट्रॉन होगा, तो 0 न्यूट्रॉन ये भी रॉन्ग हो जाएगा, 2 न्यूट्रॉन ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रोटॉन होगा और एक ही न्यूट्रॉन होगा। नेक्स्ट है, डैश सोने को घोल सकता है। तो सोना जो है किस में पिघल सकता है ये बताना है, ग्लिसरीन में, पेट्रोलियम ईथर में, मैथेनॉल में या एक्वारेजिया में। तो सोने को जो पिघला सकता है वो है एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया होता क्या है, अगर हम नाइट्रिक अम्ल लें HNO3 1 पार्ट और HCl लें हम 3 पार्ट, तो जो इन दोनों को मिलकर बनता है उसको बोलते हैं एक्वारेजिया। ये जो है सोने को और प्लेटिनियम इस टाइप की जो धातु हैं इन्हें भी गला देता है, और पेट्रोलियम, ग्लिसरीन, मैथेनॉल ये सारी चीज़ें नहीं गला सकती। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसा होता है। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3, तो वो हमें बताना है उदासीन होगा, न्यूट्रल, कि किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, या फिर अम्लीय होगा मीन्स एसिडिक, या उभयधर्मी होगा, तो जो अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकृति होंगी जिसमें, या फिर केवल क्षारीय होगा। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो कैसा होता है, उभयधर्मी। उसे बोलेंगे एम्फोटेरिक, कि ये जल में तो घुल नहीं सकते लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है ये, और ये एसिड से भी रिएक्शन कर लेगा और बेस से भी रिएक्शन कर लेगा, तो इसीलिए होगा ये एम्फोटेरिक। नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको अगर हम जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने, अगर इसको गर्म करेंगे बहुत ज़्यादा, तो इसमें से जो लाल भूरे रंग की गैस निकलेगी उसको क्या बोलेंगे। तो जब PbNO3 और का होल ट्वाइस इसको गर्म करते हैं तो क्या क्या निकलता है, एक तो PbO लेड ऑक्साइड निकलेगा, और NO2 निकलेगी, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसमें हमसे पूछा है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी नहीं है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, ना ही नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो कौन सी गैस निकलती है इसमें, रेड और ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। नेक्स्ट है, डैश एक कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो कार्बन के जो अपर रूप है वो कौन कौन से होते हैं, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और फुलेरीन होता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलके बनती है, ना कि कार्बन का अपर रूप होता है। और अगर ये पूछा जाए कि कार्बन का सबसे शुद्धतम अपर रूप कौन सा है, तो वो कौन सा आएगा, डायमंड। नेक्स्ट है, अनबुझा चूना, या फिर इसको बोल सकते हैं बिना बुझा चूना। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो जो अनबुझा चूना या बिना बुझा चूना होता है इसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जो है बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, वाइट कलर का होता है, और इसका यूज़ एक तो ब्लीचिंग पाउडर में भी करते हैं,
और जो गारा होती है, गारा बनाते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो अनबुझा चूना हो जाएगा CaO। नेक्स्ट है धातु जो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है। तो ऐसी कौन सी मेटल है जो 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विड में चेंज हो जाती है? तो वो कौन सी होती है? पारा भी होती है और गैलियम भी होती है। तो पारा को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लेड मीन्स Pb, और गैलियम, तो ये दोनों ही ऐसी होती हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 35 डिग्री तापमान के ऊपर लिक्विड की स्टेट में होती हैं। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था ये हमें बताना है। तो वो किया था हेरी बियरली ने। और ये जो है एक इस्पात है जिसमें इसकी वजह से मतलब ना तो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही अम्लों से ये खराब नहीं होता। ये खराब नहीं होगा ना तो कार्बनिक अम्लों से ना ही अकार्बनिक अम्लों से। और ये किस किस का मिक्सचर होता है ये भी नॉर्मली पूछ लिया जाता है, क्रोमियम का, निकिल का और आयरन का। तो क्रोमियम प्लस निकिल प्लस आयरन से मिलकर बनता है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट है सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कि जो सिरका होता है विनेगर, उसमें कौन सा एसिड होता है? मैथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, तो या कोई नहीं। तो जो सिरके में एसिड होता है वो होता है एथेनोइक एसिड, इसी को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। और फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH। तो सिरके में हो जाएगा एथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो पक्षियों की स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाएगा, हमें ये नहीं देखना कि उसको वर्डोलॉजी बोलेंगे। वर्डोलॉजी किसी की स्टडी नहीं होती कि वर्ड से होगा, ये होगा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। और एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? ये जो कीट होते हैं, कीट पतंग, इनके अध्ययन को। और हर्पेटोलॉजी होता है ये जो एम्बिफियंस होते हैं मीन्स उभयचर, जैसे मेढक वगैरह, इन सब के अध्ययन को। नेक्स्ट है ऊतक के प्रकार, डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। कौन से टाइप के जो टिश्यू होते हैं वो ग्लैंड्स बनाते हैं? तंत्रिका, एपिथेलियल, मांसपेशी या फिर संयोजी। तो जो ये एपिथेलियल टाइप के इशू होते हैं ये क्या बनाते हैं? ग्रंथियां। अब ये जो सबसे हमारी जो ऊपर की स्किन होती है ना, उसमें भी ये एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं यही होते हैं, और इन्हीं से ही जो ग्लैंड्स हैं उनका निर्माण होता है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए की हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? तेजी से मत चले, ये तो कुछ है ही नहीं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही होगी डीएनए की फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जब आरएनए की पूछेंगे तो केवल राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगी। अब नेक्स्ट है डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये भी नहीं होगी, ना ही मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। नेक्स्ट है पांच जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो जो पांच जगत प्रणाली है उसमें जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके अकॉर्डिंग किया गया है? पहले तो वो किसने किया है? वीटेकर ने, RH वीटेकर ने किया था इनका पांच जगत वाला जो वर्गीकरण है। और उसमें कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांट और एनिमीलिया, ये पांच हैं। अब इनका जो आधार है वो मेन किसके अकॉर्डिंग है? इनके न्यूट्रिशन मीन्स इनके पोषण के अकॉर्डिंग जो है इनका वो जो वर्गीकरण है वो किया गया है। नेक्स्ट है उभयचरों तथा अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? तो जो उभयचरों में क्या किस मतलब ये पूछा है कि कितने चैम्बर्ड का हार्ट होता है? 1 चैम्बर का, 3 चैम्बर का, 2 का या 4 का। तो जो उभयचर होते हैं या सरीसृप वगैरह होते हैं तो उनमें कितने चैम्बर का हार्ट होता है? 3 चैम्बर का हार्ट। उनमें 2 तो आलिंद होते हैं और एक निलय होगा। और मछलियों में कैसा होगा? फिश में होगा 2 चैम्बर्ड का। और इसी टाइप से मगरमच्छ और जो पक्षियाँ वगैरह होते हैं उनमें होगा हमारा क्रोकोडाइल या फिर बर्ड्स वगैरह, उनमें 4 चैम्बर्ड का हार्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? तो जो कौन सा प्लाज्मा है जो प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है? सीरम एमाइलेज, एक ग्लूबिन, फाइब्रोजन या अल्बुमिन। तो ये कौन सा होगा? ये होगा हमारा फाइब्रिनोजेन जो है ये क्या करता है कि हमारे ब्लड में जो कैल्शियम आयन होते हैं उनसे रिएक्शन करके ये जो इस थक्का है, रक्त का थक्का, वो बनाता है, जिसकी वजह से ये रक्त के स्कंदन में यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है हृदय मेम्ब्रेन, जो हृदय की झिल्ली होती है वो 2 परतों से ढकी हुई होती है।
तो उन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? पल्मोनरी, पैराकार्डियल, प्रीकेवल या सिस्टेमेटिक। तो जो हृदय की जो झिल्ली होती है ऊपर की, उसको क्या कहा जाएगा? पैराकार्डियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जहां विचारों का संग्रह होता है? तो जो मानव मस्तिष्क होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो अग्र मस्तिष्क मतलब फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, और एक लास्ट वाला हमारा पश्चिम मस्तिष्क मीन्स हिंड ब्रेन। तो इसमें से जो हमारे सोचने की शक्ति वगैरह होती है ये सब किस में होती है? हमारे अग्र मस्तिष्क में। और इसी की वजह से जो हम पढ़ना लिखना बोलना समझना ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसकी वजह से ही होती हैं, हमारी मतलब फोर ब्रेन की वजह से। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? तो वर्टिब्रेट किसका भाग होता है? ये होता है रीढ़ की हड्डी। जो इनवर्टिब्रेट होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और जो वर्टिब्रेट होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम मीन्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, जो डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। तो प्रोटीएज भी करता है, एमाइलेज भी करता है, लाइपेज भी करता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड डिमोटेज ये वो जो है पाचक एंजाइम नहीं है। ये एक एंजाइम है जो क्या करता है? जो भी हानिकारक ऑक्सीजन के अणु होते हैं उन्हें तोड़ने में हेल्प करता है, ना कि डाइजेशन में। नेक्स्ट है, उस अंग का नाम दें जहाँ भ्रूण विकसित होता है। तो भ्रूण विकसित कहाँ पर होता है? वो होता है गर्भाशय में। और ये जो है मादा प्रजनन तंत्र का एक अंग होता है, और इसी को बम भी बोला जाता है। और इसका जो शेप होती है वो कैसी होती है? उल्टी नाशपाती की जैसी। नेक्स्ट है, युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में जो बदलाव होता है वो किसकी वजह से होता है? मतलब कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से लड़कों में जो है बदलाव होता है? तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन। इन्हीं ये जो है स्टेरॉइड हार्मोन है, इसी की वजह से जो एड्रिनल ग्लैंड होती है लड़कों में वो पाई जाती है, और बालों में वृद्धि होना और उनका जो बिहेवियर वगैरह चेंज होना ये सब इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो आयरन सबसे ज़्यादा किस में होता है? ये तो सिंपल सबको पता है कि हरी सब्जियाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत संबंधी संक्रमण है? तो वो कौन सा है जो जठरांत संबंधी संक्रमण है मीन्स इन्फेक्शन है? तो वो है हमारा हैजा। ये एक संक्रामक रोग है और किसके द्वारा फैलता है? ये मक्खियों के द्वारा। और जिस जीवाणु के द्वारा ये फैलता है उसका नेम क्या है? विब्रियो कॉलेरी। इसका भी नेम पूछ लिया जाता है। और ये व्यक्ति की जैसे मल मूत्र और उल्टी के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है, चेचक मीन्स चिकन पॉक्स। ये किस वायरस के कारण होता है? चिकन पॉक्स का हमें बताना है, वो होता है वेरिसेला के कारण। और ये तो हमें पता ही चल गया कि वायरस की वजह से होगा, और वेरिसेला वायरस की वजह से होगा। और इसमें जो है तेज बुखार होगी, जलन, बेचैनी और छोटे छोटे दाने निकल आते हैं पूरे शरीर पर। नेक्स्ट है, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक रचना वाले पादप आते हैं? तो जो सबसे सिंपल आएंगे वो कौन से में होते हैं? थैलोफाइटा में। इन्हें ही बोलते हैं क्रिप्टोगैम्बी। नेक्स्ट है, कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? तो अनावृत बीज क्या होगा? मीन्स नग्न बीजी, जिनके बीज जो है नग्न होते हैं, मतलब कोई कवर नहीं होगा उनके ऊपर, बिल्कुल खुले होंगे। तो वो कौन से होते हैं ये हमें बताना है। तो नाम से ही पता चल रहा है जब यहाँ अनावृत है तो क्या हो जाएगा उनको? अनावृत बीजी। और ये कौन कौन से होते हैं? जैसे नींबू, और ये जो होंगे साइकस, पाइनस, ये सब होंगे अनावृत बीजी। और आवृत बीजी कौन से होंगे? नींबू, गाजर, गेहूँ। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी नहीं है? तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी है। एक तो सनलाइट ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है, CO2 ज़रूरी है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में उसका कोई वर्क नहीं होता। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इन्हीं की ही हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? जो अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी होगी वो किस प्रकार के प्रजनन से उत्पन्न होती है? तो वो होती है लैंगिक प्रजनन मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो है ये, क्योंकि जैविक परिवर्तन का ये एक मुख्य कारण है। इसमें क्या होगा? 2 युग्मकों का संयोजन होगा, 2 युग्मक मिल जाएंगे जिनमें कि गुणसूत्र होते हैं। फिर उसके बाद ये जो बनेंगे और जो इनसे जो मतलब
बेबी होगा या जो चाइल्ड होगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या इनके गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाएगी, उसी को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है, मीन्स पौधे का उत्पाद नहीं है। जूट हमें पौधे से मिलती है, रबड़ मिलती है, सागौन मिलती है, लेकिन जो शहद है वो किससे मिलती है, मधुमक्खी से, ये किसी पौधे से नहीं मिलती। तो आंसर हो जाएगा हमारा शहद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है। तो ट्रांसजेनिक फसल का कौन सा उदाहरण नहीं है, बैगन भी है, टमाटर भी है, मक्का भी है, लेकिन जो पालक है वो ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है। और पालक में जो है सबसे ज़्यादा खनिज लवण और विटामिन बहुत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। अगर हमें इसमें क्वेश्चन भी जैसे आंसर भी नहीं पता तो हम कैसे पता कर सकते हैं। मैरी क्यूरी का हमें पता है, उन्होंने रेडियम की खोज की थी। लुइस पास्चर ने पाश्चरीकरण की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जोनास सोल्क ने। नेक्स्ट है, पौधे का लाल रोग, जो रेड रॉट होता है एक पौधे में रोग होता है, ये किस में रोग होता है बताना है। तो ये होता है गन्ने का, शुगर केन में होता है पौधे का लाल रोग। और ये किसकी वजह से होता है, कवक की वजह से, ये भी याद रखना है हमें। इसमें क्या होगा कि जो गन्ने का तना होता है और उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उस पर रेड कलर की धारियाँ आ जाती हैं और पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा मुरझाने लगती हैं। नेक्स्ट है, डैश द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुए की भूमिका पर अध्ययन किया था। तो किसने अध्ययन किया था कि केंचुए जो हैं वो उनकी वजह से मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ती है। तो वो किया था चार्ल्स डार्विन ने। और केंचुए को ही किसान का मित्र भी कहा जाता है। और ये क्या करता है, ये एक खाद के रूप में काम करता है जिससे कि जो मिट्टी की उर्वरता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म मीन्स चयापचय किससे संबंधित है। ये शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं से मतलब प्रतिक्रियाओं से, या सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, या उपचय और अपचय। तो ये तीनों से ही रिलेटेड है। मेटाबॉलिज्म जो है शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया, इनसे भी जो है इन्हें भी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये किसके लिए होती हैं कि जीवों का मतलब अपनी रचना करने के लिए और प्रजनन वगैरह के लिए इन सब में यूज़ होती हैं। सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है और इसे दो भागों में बांटा जाता है, उपचय और अपचय। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आज हमने साइंस के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम कल की क्लास में फिर इसका जर्नल जो पेपर है हमारा उसका प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप इस क्लास की अगर PDF चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, वो मेरे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। या तो आप लर्न विद कनिका की नेम से सर्च कर सकते हैं, वरना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।